जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल पर कलाम कोचिंग की तरफ से जो भी रीट मुख्य परीक्षा के जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उन सभी टेस्ट का सॉल्यूशन है वो करवाया जा रहा है। आप चाहे लेवल फर्स्ट के हो चाहे लेवल 2 के हो। आज हम बात करने वाले हैं लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन को लेकर। इससे पहले जो भी 18 को जो एग्जाम लगा है उसमें 80 क्वेश्चन जो कॉमन पूछे जाते हैं लेवल फर्स्ट व लेवल 2 के, वो मैंने कंप्लीट करवा दें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो 80 क्वेश्चन है वो इससे पहले वाला जो वीडियो उसमें से देख लें। उसके बाद में जो भी लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट है अलग अलग उनके पर्सन है वो मैं करवाता हूँ। और जो जितने भी टेस्ट पहले हुए हैं 18 से पहले भी जितने हुए हैं 4 टेस्ट वो भी मैंने करवा दें। तो हम सीधा चलते हैं आज 81 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि आप देख लेना वहाँ पे जाके इससे पहला जो वीडियो डाला है उसमें वही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मिला है। क्योंकि जो कॉमन टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन है वो 80 कलाम कोचिंग दोनों में क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो देखो हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, सीधे 81 नंबर क्वेश्चन पे। देखो सेम मैं आपको 80 नंबर भी दिखा दूंगा, जिससे आपको ये भी हो जाएगा कि ठीक है बराबर पूछे जा रहे हैं। आपको 80 नंबर क्वेश्चन है वो यही मिलेगा वहाँ पर। तो अब हम चलते हैं सीधा 81 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रश्न काल का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो प्रश्न काल का हिस्सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा इसमें विशेष प्रश्न जो है वो प्रश्न काल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास में जो भी आपके सहपाठी हैं। और मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा परीक्षा तक आपको इतने सारे पेपर मैं उपलब्ध करवा दूंगा कि आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके तैयार हो जाएंगे। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीटें हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के समान है, वो हमसे पूछा है। तो कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद में हम बात करें, देखो वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु सीटों पर आरक्षण की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। तो जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण की जो व्यवस्था है उनकी समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है वो हमें बताना है। तो 83 में कहाँ तक बढ़ा दी गई है, 2030 तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद में देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या किया गया है, संसद का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसके अनुसार संसद का निर्माण केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होगा, ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 84 में 1 नंबर वाला ऑप्शन। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो जो लोकसभा है उसको समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है, ये हमसे पूछा है। तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में देखो 86 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमें कि निम्न में कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो राज्यसभा में प्रस्तुत है वो नहीं किया जा सकता, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव तो तीनों के तीनों ही है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकते। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें पूछा है कि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा के लिए भी चुना हुआ है और लोकसभा के लिए भी चुना हुआ है, तो 10 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को लिखित में सूचना नहीं देता हुआ कि किस सदन में सेवा करना चाहता है, तो उसका किस सदन में स्वतः रिक्त हो जाएगा। तो देखो, दोनों सदनों में चुन लिया गया है, उसके बाद वह 10 दिन के भीतर अगर सूचना ना दे निर्वाचन आयोग को, तो ऐसा कौन सा सदन है जिससे उसकी सेवा को क्या कर दिया जाएगा, रिक्त कर दिया जाएगा। तो कौन सी से किया जाएगा, 87 में राज्यसभा से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उन्हें किन क्षेत्र में विशेष ज्ञान आवश्यक है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है वो कौन से क्षेत्र से मनोनीत करता है, वो हमसे पूछा गया 88 नंबर में। तो कौन कौन से साहित्य से, कला से और विज्ञान और समाज सेवा से। तो 3 नंबर वाला क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य करना आवश्यक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने समय कम से कम वह क्या कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, ये हमें बताना है। तो कितने, 5 वर्ष तक। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो उच्चतम न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। और इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन से में, 129 में।
सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश जिसको हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जिसको हटाने के लिए क्या किया गया था, संसद में है वो बिल पेश किया गया था, वो हमें बताना है। तो कौन से के लिए, वी रामास्वामी के लिए। उसके बाद में देखो हमें बताना है असत्य कथन बताना है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। तो 4 हमें कथन दे रखे, इनमें से एक क्या दे रखा है, असत्य दे रखा है, वो हमें बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं। बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी आदेश देता है तो वो सभी अदालतों के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले कर सकता है। बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय करता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को क्या देता है, परामर्श देता है। और कौन से अनुच्छेद 143 के तहत, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी खोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी अपना निर्णय दे देता है, उसका पुनरावलोकन है वो कौन कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है 93 नंबर में। तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय खुद ही करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, वो हमसे पूछा है। तो 94 में उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 99 संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 127 के उपबंधों के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 127 के उपबंधों के तहत क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसा किसके आधार पर कर सकता है, वो हमसे पूछा गया 95 नंबर में। तो किसके आधार पर, जब राष्ट्रपति ने पूर्व सहमति दे दी हो। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों को क्या करना है, समय के हिसाब से कि कब कब लड़े गए थे उनको क्रम में व्यवस्थित हमें करना है 96 नंबर में। तो देखो 96 में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 युद्ध हमें दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले देवरा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो 4 नंबर वाला इसमें सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कहलाता था। तो अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था, ये हमसे पूछा था, कौन होता था, मीर बख्श होता था। अकबर के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने 1567 में क्या किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण। तो उस समय वहां पर जौहर और शाका किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और 1569 में रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया था। यह भी सही है कि 1569 में जो रणथंभौर के जो शासक थे सुरजनहाड़ा, उन्होंने अकबर के समक्ष क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। और सन 1564 में अकबर ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण कर रानी दुर्गावती को क्या किया था, परास्त किया था। यह भी सही है कि 1564 में अकबर ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण किया था और वहां की रानी दुर्गावती को क्या किया था, परास्त किया था। गुजरात अभियान अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। गुजरात अभियान को अकबर का अंतिम अभियान नहीं माना जाता। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि अकबर का अंतिम जो है वो कौन सा माना जाता है गुजरात को छोड़ के, ये आपको बताना है। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सही सम्मिलित नहीं है। तो मुगलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे संबंधित विभाग दे रखे हैं और उनके जो विभाग का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, ये हमसे पूछा गया। तो देखो सदर उस सदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। आपूर्ति विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, मिये समन कहते थे। और राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, वजीर कहते थे। लेकिन सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको क्या नहीं कहते थे, मुहतसिब नहीं कहते थे। तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुगलकालीन मनसबदारी प्रथा में दू असा व सी अस्पा दो अस्पा व सी अस्पा श्रेणी की शुरुआत किसके काल में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी, जहांगीर के काल में विकसित हुई थी। उसके बाद में देखो 101 नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी का वह महल जो गुजराती स्थापत्य शैली से प्रभावित था। जो फतेहपुर सिकरी के अंदर जो महल है वह गुजराती स्थापत्य शैली से क्या प्रभावित है, वो उस महल का क्या बताना है, हमें नाम बताना है। तो जोधाबाई महल। निम्न में से सांझा द्वारा निर्मित स्थापत्य। तो किस जो इमारत है या महल है जो मकबरा है वो कौन कौन सा है जो सांझा के द्वारा क्या करवाया गया था, निर्मित करवाया गया था। तो देखो जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण भी सांझा ने करवाया था, बिल्कुल सही है। एतमादुद्दौला का मकबरे का निर्माण भी सांझा ने करवाया था और लाल किले का निर्माण भी सांझा ने करवाया था। लेकिन जहांगीर महल का निर्माण है वो सांझा ने नहीं करवाया था। तो 1 और 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 3 नंबर वाला। निम्नलिखित मुगलकालीन साहित्य व साहित्यकारों में सही सुमेलित नहीं है। तो मुगलकालीन साहित्य दे रखे हैं और उनसे संबंधित साहित्यकार दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो देखो
तबकात ए अकबरी के साहित्यकार कौन है? निजामुद्दीन अहमद, बिल्कुल सही है। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम, ये भी सही है। और मुतकब उत तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी, ये भी सही है। लेकिन तुजुक ए जहांगीरी के मोतमिद खां, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में देखो, आईने अकबरी के संबंध में अधोलिखित कथनों में असत्य कथन है। आईने अकबरी के संबंध में अधोलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है, ये हमसे पूछा गया। तो देखो, ये अकबरनामा का तीसरा भाग या जिल्द है, बिल्कुल सही है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी के प्रथम 3 भागों में तत्कालीन प्रशासन का विवरण मिलता है, ये भी सही है। और आईने अकबरी की रचना है वो अबुल फजल ने की थी, ये भी बिल्कुल है सही है। लेकिन आईने अकबरी का संकलन 4 भागों में है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि मुगल प्रशासन में तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था। तो मुगल प्रशासन के दौरान तैनात ए रकाब किसे कहा जाता था, ये हमसे पूछा है। तो किसे कहा जाता था? अभिजातों का सुरक्षित दल, जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था, ये वाला सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान और बन्नाकों के मध्य किस वर्ष युद्ध लड़ा गया था? तो कौन से वर्ष युद्ध लड़ा गया था? 1182 के मध्य। पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में ऐसा सत्य कथन नहीं है। जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित सही कथन नहीं है वो हमें बताना है 107 में। तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका थी, बिल्कुल सही है। कर्पूरी देवी है वो पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? संरक्षिका थी। और पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया था, यह भी सही है कि पृथ्वीराज ने कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे जयचंद, उनको क्या किया था? परास्त किया था। और पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से क्या किया था? विवाह किया था, यह भी सही है। लेकिन पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने नहीं की थी। उसके बाद में देखो, मुगल वास्तुकला की 4 भाग शैली के संबंध में दिए गए कथनों पर सत्य कथनों के विकल्प को क्या करना है? चयन करना है। तो मुगलकालीन जो 4 भाग शैली है उसके संबंध में कथन दिए गए हैं और उनमें से सत्य कथन का हमें क्या करना है? चुनाव करना है 108 में। तो देखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 4 भाग शैली का उल्लेख किया था। तो बिल्कुल सही है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो थी उसमें 4 भाग शैली का क्या किया था? उल्लेख किया था। और दीवार से घिरे ये बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित है। दीवारों से घिरे ये बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित है, आहते में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई, ये भी बिल्कुल सही है। और हुमायूं का मकबरा 4 बाग के मध्य बनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। इसके बाद में देखो, 109 नंबर दे रखा है कि दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर का चित्र है वो किस चित्रकार ने बनाया था, ये हमसे पूछा। तो किसने बनाया था? अबुल हसन ने। निम्न में से किस शासक को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऐसे कौन से शासक थे जिनको अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो कौन से थे? महाराजा राय सिंह को नियुक्त किया था। और मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने मारवाड़ का साथ दिया था? मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस शासक ने मारवाड़ का साथ दिया था, ये हमसे पूछा है। तो किसने दिया था? महाराणा राज सिंह ने। उसके बाद में देखो कि अकबर ने किस शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कौन से शासक है जिनको फरजंद या बेटे की उपाधि दी थी? मान सिंह को। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष नहीं है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का जो वृक्ष है वो नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है? रोडोडेंड्रॉन है वो नहीं है। टेग्गा वन पाए जाते हैं, टेग्गा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया 114 में। तो कहाँ पाए जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में टेग्गा वन है वो पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण है, टुंड्रा वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन। उसके बाद में देखो, विश्व का फलोदान कहलाता है, विश्व का फलोदान कहलाता है तो कौन कहलाता है? 116 नंबर में भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश है वो कहलाते हैं। उसके बाद में देखो, 117 नंबर में दे रखा है सुमेलित करने वाला। एक तरफ दे रखी है वनस्पति और दूसरी तरफ दे रखे वन प्रदेश दे रखे हैं। तो देखो, एस सीड अंजीर और शाल वनस्पति दे रखी है और कहाँ पाए जाते हैं या कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, ये हमसे पूछा गया है 117 में। तो देखो, एस कहाँ पाए जाएंगे? शीतोष्ण शंकुधारी वन। चीड़ देखो एस पाए जाएंगे, 1 मिनट आपको दोबारा बता देता हूँ। एस कहाँ पर पाए जाते हैं? वनस्पति जो एस है वो कौन से वन कहलाते हैं, ये हमसे पूछा है, या वन प्रदेश हम कह सकते हैं 117 नंबर में। तो देखो, एस पाए जाएंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन कहा जाता है। उसके बाद में चीड़ शीतोष्ण शंकुधारी वन, अंजीर भूमध्य सागरीय वन और शाल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 4 नंबर वाला। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को जाना जाता है।
उसके बाद में देखो प्रदेश और घास स्थल, तो कौन से प्रदेश में कौन से घास स्थल है वो पाए जाते हैं, वो हमसे पूछा गया 119 नंबर में। तो देखो अर्जेंटीना में कौन से पाए जाते हैं, पेम्पास के वन। और वेनेजुएला में कौन से पाए जाएंगे, लोनास। वेनेजुएला में कौन से पाए जाएंगे, लोनास के। और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, और ब्राज़ील के अंदर कंपास। तो कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर। उसके बाद में देखो एनाकोंडा सर्प पाया जाता है। एनाकोंडा जो सर्प है, सांप होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ये हमसे पूछा, तो कहाँ पर पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाएगा। CITES सही रूप है, CITES का सही रूप है, वो हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही रूप है 121 में। कन्वेक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड इन इंडेज्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फेलोरा, 3 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो फिजेंट पक्षी पाया जाता है। फिजेंट पक्षी पाया जाता है, ये हमसे पूछा है, तो कहाँ पाया जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। शीतोष्ण सदाबहार वनों का क्षेत्र है, शीतोष्ण सदाबहार वनों का क्षेत्र है, ये हमसे पूछा है, तो क्या है, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्व तट पर। तो शीतोष्ण सदाबहार वनों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर है, वो इसका स्थान हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों को मध्य एशिया में कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है उनको मध्य एशिया में क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा, तो क्या कहा जाएगा, स्टेपी कहा जाएगा। असुमेलित युग्म हमें देखना है, एक तरफ वन्य जीव, दूसरी तरफ क्या दे रखे, प्रदेश दे रखे हैं। तो 125 में देखो बाइसन शीतोष्ण घास के मैदान, जिराफ उष्ण घास स्थल, और रजत लोमड़ी पेगा वनों में, और वालरस भूमध्य रेखीय वनों में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि कौन सी संस्था वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था नहीं है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली संस्था नहीं है, ये हमसे पूछा, तो कौन सी, विश्व सामाजिक मंच। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतः संबंध कहलाता है, तो क्या कहलाएगा 127 में, वैश्वीकरण कहलाएगा। महारत्न शब्द का संबंध है, तो महारत्न शब्द का संबंध किससे, ये हमसे पूछा है 128 नंबर में, तो किससे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है हमसे पूछा गया, तो कौन सा है, बाजार व्यवस्था को अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना, और अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण, तीनों के तीनों ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, ये हमसे पूछा 130 में, तो कौन सी का किया गया था, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित भारत के संदर्भ में ऐसा कथन है, वैश्वीकरण के प्रभाव के संबंध में वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित भारत के संदर्भ में ऐसा कथन हमें बताना है 131 के अंदर। तो देखो इसमें सार्वजनिक निवेश में वृद्धि है, वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा कथन हो जाएगा। बाकी उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, बाह्य प्रेषण प्राप्ति में वृद्धि ये भी सही है, और विदेशी निवेश में वृद्धि ये भी बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है, वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच आदान प्रदान होता है, ये हमसे पूछा गया है 132 में। तो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक और वैचारिक से, लेकिन भौगोलिक के आधार पर नहीं होता, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है, इससे कंपनियां किसी विदेशी संस्था को नियमित सेवाएं प्राप्त करती है, से नियमित सेवाएं क्या करती है, प्राप्त करती है, ये हमें बताना 133 नंबर में। तो आउट सोर्सिंग के माध्यम से। विदेशी व्यापार संगठन की अनुवर्ती संस्था है, विदेशी व्यापार संगठन की जो अनुवर्ती संस्था है वो हमें बताना है 133 नंबर में, तो कौन सी है, IBRD। सार्वजनिक 134 नंबर में कौन सी हो जाएगी, गैट। उसके बाद में देखो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम निजी क्षेत्र के लिए खोलना कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है वो निजी क्षेत्र के लिए खोलना क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है, तो क्या कहलाएगा, हरित निजीकरण। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए जो भारत द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति 1991 उसके संबंध में कथनों पर हमें विचार करना और बताना है कौन कौन सा सही है 136 में। तो देखो इस नीति में अपनाए गए स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालिक थे, बिल्कुल गलत है। संरचनात्मक सुधार विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए अपनाए गए, ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है इसमें। उसके बाद में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण को कहा जाता है, तो निजीकरण को क्या कहा जाएगा 137 में, विनिवेश कहा जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये हमें बताना है, तो 1995 में। वर्तमान में WTO के सदस्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो WTO के सदस्य देशों की संख्या है वो हमें बतानी है 139 में, तो कितनी है 164। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक है, WTO की प्रथम महिला महानिदेशक हमें बताना है, तो कौन है, नगोजी आर्कोजी इबेला।
एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा शिक्षक सूत्र सिद्धांत सही नहीं है। एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षक सूत्र सिद्धांत सही नहीं है, वो हमें बताना है 141 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। सीतावाद किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। सीतावाद किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है, तो बताइए कौन सी हो जाएगी इसमें, श्रव्य। अतीत में घटित घटनाओं को कालक्रम में दर्शाने हेतु कौन सा चार्ट सामान्यतः प्रयोग लाया जाता है। तो अतीत की घटनाओं को दर्शाने वाला कौन सा चार्ट होता है, 143 में समय चार्ट। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत जो नहीं है वो हमसे पूछा 144 में व्यापकता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव साधन नहीं है। तो ऐसा कौन सा साधन है जो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जाता, दो इसमें क्या हो जाएगा, मूल चलचित्र। फेलनल बोर्ड का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है फेलनल बोर्ड का प्रयोग, 146 में चित्र प्रदर्शन हेतु। एनसीईआरटी द्वारा एडगर डेल के अनुभव शंकु को संशोधित कर बताया कि सामान्य तो लोग जो पढ़ते हैं उनका कितना प्रतिशत स्मरण रख पाते हैं। तो कितना प्रतिशत स्मरण रख पाते हैं, 10% स्मरण रख पाते हैं। उसके बाद में निम्न में से कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो कार्य नहीं है वो हमसे पूछा 148 में शिक्षक का स्थान लेना। महाद्वीपों के अनुपातिक आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री। महाद्वीपों के अनुपातिक आकार व आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सामग्री है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, ग्लोब। उसके बाद में 150 में कौन सा सही सुमेलित है। तो सुमेलित सही है वो हमसे पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, मायाद्वीप प्रक्षेपी दर्शक सामग्री, यही इसमें सही हो जाएगा। तो एसएसटी का मैंने पूरा पेपर करवा दिया है। 80 के बाद वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए और 80 सभी को साथ में करवा दिए थे। तो उसके बाद में आपको जितने भी पेपर मिलते रहेंगे वो सारे मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। पहले जितने भी लगे वो भी मैंने करवा दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और वहाँ पर आप अपने साथियों को भी जरूर जोड़ें। धन्यवाद।